मैंने कल के अपने वीडियो में भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मामले में बात की थी, जिसमें मैंने इसका ब्रॉडली क्या स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना क्या है, इसका जिक्र किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 75th डे के ऊपर। अब आज मैं उससे आगे फिर दोबारा चलता हूँ, इसमें क्या कुछ और बातें बताता हूँ आपको। इस भारत के संविधान में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने बताया कि पहले 200 सालों में, बल्कि 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद अमेरिकन में सिविल वॉर का एक रेवोल्यूशन था, और जो रशियन रेवोल्यूशन था 2017 का बोल्शेविक। तो फर्टिलिटी, इक्वलिटी और सोशलिज्म, ये तीन जो बेसिक बातें थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 9 के ऊपर बेस था। और इसमें क्योंकि ये यूनियन ऑफ इंडिया है, इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया है, क्योंकि जनता यहाँ स्टेट्स में रहती है, सेंटर में नहीं रहती। तो एक बड़ी समस्या थी कि क्या किया जाए। जैसे चाइना एक यूनिटरी है, अब यूएस जो है वो यूनिटरी नहीं है। यूके का जो है वहाँ तो रूल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ नहीं है। तो क्योंकि जनता स्टेट्स में रहती है और ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसलिए इसमें यूनिटरी जो रेजिडुअल पावर्स होती हैं, रेजिडुअल पावर वो होती हैं जो कि ना तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसका कोई प्रोविजन है, ना कहीं जो है किसी कानून में लिखी हुई है। तो ऐसी अनडिफाइंड मेंशन पावर जो रेजिडुअल पावर थे, बची खुची, वो सब स्टेट्स के पास थी। जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमने एनफोर्स किया, जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से। अब क्या हुआ कि समटाइम 1976-77 में संविधान में जो 106 अमेंडमेंट हुए हैं 2023 तक, उसमें से जो 42वां अमेंडमेंट था, उसमें स्टेट्स की रेजिडुअल पावर ख़त्म कर दी गई। यानी कि वो अगर जो कोई स्टेट अपनी जनता की भलाई के लिए कोई कानून बनाना चाहे, इस कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर, उसकी वो अथॉरिटी ख़त्म कर दी गई, एम्पावरमेंट ख़त्म कर दिया, डिसएम्पावर कर दिया। बड़ा अन्याय हुआ जनता के साथ। जो कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ इंडिया का, अगर जो मैं ये कहूँ कि उसकी हत्या कर दी गई यूनियन ऑफ इंडिया की, या उसको हैंडीकैप बना के अपंग बना दिया गया, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। उसको सही समझे, रेजिडुअल पावर जो है वो स्टेट्स के पास ही होनी चाहिए, जहाँ पे जनता रहती है। तो इस तरह जो 106 अमेंडमेंट हुए 1950 से लगा के और 2023 तक, उसमें ये 42वां अमेंडमेंट, इसका कुछ पार्ट, पूरा तो नहीं कहना चाहिए, इसमें कुछ बातें अच्छी भी थी। इसका ये पार्ट जो रेजिडुअल पावर होती स्टेट्स की ख़त्म करने का, वो गलत था, अमानवीय था, इंसानियत के खिलाफ था। तो ये तो मैं पार्लियामेंट का मैंने पहले भी बताया था, लेजिस्लेशन जो है, जो एक विंग है, उसने ये बड़ी गलत बात की। अब क्या है कि पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन है, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली मिला के, उनके उसके जो हेडमास्टर जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव तो जो है सो है हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें तो क्योंकि इसका बहुत वास्ट फील्ड है एग्जीक्यूटिव का, उसमें ऑब्वियस है कि बहुत सी खामियां आनी हैं, क्योंकि किस्म किस्म के आदमी होते हैं, औरतें आती हैं, तो वो उसमें तो लाजमी है, उसको जितना कम से कम किया जा सके वो किया जाना चाहिए। और जो नहीं होता है
तो फिर ये जुडिशरी आ जाती है। मगर मैं समझता हूँ जो ये यूनियन ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था, ये यूनिटरी नहीं है इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जब इन्होंने ये 42वां जजमेंट अमेंडमेंट करके उसको ख़त्म किया, उस टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती थी, बहुत बोल्ड लेडी थी, उनका बहुत बड़ा विज़न था। क्यों किया मैं अंदाज ही लगा सकता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, जानना तो बड़ा मुश्किल है। मगर जब उसी टाइम के इंदिरा गांधी के टाइम में केशवानंद भारती का जजमेंट आया था, 11 जजेस की बेंच का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट था, और 6-5 से जजमेंट हुआ था मेजोरिटी से, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं अमेंड कर सकते, पार्लियामेंट इज नॉट एम्पावर्ड, संसद की पावर नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके। तो फिर क्या ये रेजिडुअल पावर जो स्टेट्स की खत्म की गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ? मैं समझता हूँ चेंज हुआ, और इसको एक रिवीजन पिटीशन के द्वारा, ये इसके खिलाफ तो कोई पिटीशन ही नहीं लगी, इसलिए ओरिजिनली पिटीशन लगेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, उसको नहीं जाता कोई तो स्यू मोटो इसको लेना चाहिए, और ये रेजिडुअल पावर्स स्टेट्स की है उसको रिस्टोर करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में। एक और अमेंडमेंट 107वां अमेंडमेंट आ जाएगा, क्या मुसीबत है? कोई मुसीबत नहीं है। तो ये जुडिशरी इस मामले में डिफॉल्ट करती है। अब मैं आता हूँ जुडिशरी के 1950 के बाद के कर्मकांड पे। मैं उसका पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ आज। ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डे 75, ये तो पूरे साल चलेगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। मैंने कल वीडियो बनाया था, उसी कंटिन्यूएशन में ये दोबारा आगे बढ़ रहा हूँ। अब जो है इसके अंदर जो रेजिडुअल पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, लॉ में कहीं नहीं है, किसी लॉ में नहीं है, वो आर्टिकल 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, वो रेजिडुअल पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट पावर कि टू इन द एंड ऑफ जस्टिस, टू रेंडर जस्टिस, वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी कानून, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रूल अपने आप बना सकता है, सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट तो संभव नहीं है। तो अब इसकी मैं हरकतों का देखता हूँ, उसका नतीजा क्या है। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कि 1984 में जब इंडिया की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी, तो उसमें कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों के ही महान नेता, राजनीतिक स्वयंसेवक इन्वॉल्व थे सिखों की हत्या के मामले में। अब मैंने खुद तो नहीं गिना, पर मीडिया कहती है तकरीबन 3000 सिखों की हत्याएं हुई। उनमें से ज़्यादा दिल्ली के अंदर हुई थी, राजधानी में, क्योंकि उसी टाइम इमीडिएटली राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे उनके बेटे। उन हत्यारों का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। न कांग्रेस के किसी हत्यारे को, दंगाई को सजा हुई, न बीजेपी के किसी हत्यारे दंगाई को सजा हुई। उसके बाद आता हूँ गुजरात 2002, वहाँ दंगा हुआ, उसमें भी कहते हैं लगभग 3000 आदमी की हत्या हुई, घरों को आग लगाई गई, जैसे 1984 में लगाई गई थी।
अलबत्ता गुजरात में कुछ 8-10 मुसलमानों को कैद की सज़ा हुई, फांसी की सज़ा हुई। उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो था लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। मगर ज़्यादातर जो पकड़े गए दंगाई वो हिंदू थे जो जेल गए। सुप्रीम कोर्ट तक उनके पनिशमेंट और गुनाह, गिल्ट और कन्विक्शन अपहेल्ड हुआ। मगर उसमें से कुछ आदमियों को तो गुजरात गवर्नमेंट ने छोड़ दिया कि भाई ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं, संस्कारी हैं, ब्राह्मण हैं। वो जो उनके लीडर थे, एक आरएसएस के प्रचारक थे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन जो हुआ था ये बम्बई हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में हुआ था, तो गुजरात की हाई कोर्ट को एम्पावरमेंट नहीं था, उन्होंने कैसे कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो था उनको बिल्किस बानो वाले केस में 2-3 तो अपने आप ही कुदरती मर गए, बाकी जो बच्चे थे उनको वापस जेल में भेज दिया। उसके अलावा जो अहमदाबाद के जो राइट्स थे उसमें एक माया कोदनानी जो नरेंद्र मोदी की सरकार में जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में मिनिस्टर होती थी, उसके साथ बाबू बजरंगी और बहुत से आदमी दंगाई थे, उनको कैद की सज़ा दी। उनको भी क्योंकि 14 उम्र कैद की सज़ा में 14 साल अगर जेल में बिताई जाओ तो उसके बाद छोड़ दिया जाता है, तो 14 साल के बाद उनको छोड़ दिया गया। उसके खिलाफ भी पिटीशन लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत ही नहीं आया, 2024 हो गया, बल्कि वाले केस में तो वापिस भेज दिया। उस केस का अभी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे एक केस था और उसमें भी कुछ हिंदू जो थे इन्वॉल्व थे, उनको भी जेल की सज़ा हुई थी उम्र कैद की, वो भी 14 साल के बाद छोड़ दिया। उसकी भी पिटीशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत ही नहीं है कि भाई जैसे बिल्किस बानो वाले केस में भेजा था उनको जेल वापस, उनको भी वापस भेज जेल दे रहे। मामला तो सारा बम्बई हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में चल रहे थे ये तीनों केस, तो नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डिफॉल्ट किया। मेरा सोचना ये है, माफ़ कीजिए मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरा धर्म इंसानियत है, मेरा मजहब इंसानियत है, मेरा कानून इंसानियत है। मेरे जन्म के लेने का पर मैं इंसान पैदा हुआ था, मरूंगा भी आज इंसान। अब 80 साल का हो गया, पता नहीं कब मौत आएगी, मैं नहीं जानता। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जो है इसमें और भी बहुत से केसों का जिक्र करूंगा। अभी मैं इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के 2 जज, उन्होंने ओपनली पब्लिकली ये स्टेट किया है कि हम आरएसएस की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, इंसानियत की, कानून की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की उनको कोई विश्वास नहीं है। उनमें तो अब उन्होंने क्या जजमेंट दिए होंगे आप अंदाज लगा सकते हैं। उसमें से एक जज ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके और अभी 2024 में लोकसभा का इलेक्शन लगा, आज वो एमपी बने बैठे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। तो ऐसे जजेस से आप क्या उम्मीद करते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और रिलीजन से अपने आप को अलाइन करते हैं, और उसके लंबरदार ऑर्गेनाइजेशन जिसका रिकॉर्ड पिछले 99 साल का रिकॉर्ड आरएसएस का हिंसा और हत्या और नफरत का रहा है। उन्होंने अपने अपोनेंट के कम आदमियों की हत्या की, अपोनेंट जो उनके सीनियर प्रचारक थे उनकी ज़्यादा हत्या किया। अपोनेंट का तो मेरी निगाह में मुझे पता नहीं कोई किसी की हत्या की है,
मगर जो उनके आरएसएस के अपने प्रचारक हैं, मैंने उनके कल आपको नाम गिनवाए थे 9 आदमियों के, तो ये उसके एडरेंट हैं, फॉलोअर आरएसएस के, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज। वो अभी मणिपुर हाई कोर्ट 2 साल से नॉर्थ ईस्ट का एक प्रदेश छोटा सा मणिपुर आग में जल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के, बच्चों को मारा जा रहा है, बड़ों को मारा जा रहा है। ये सब पॉलिटिकल है। ये कौन करवा रहा है? इसकी जड़ में क्या था? व्हाट वाज रूटेड इन दिस राइट्स? उसमें तक हाई कोर्ट के, मणिपुर हाई कोर्ट के जज का फैसला कि जो ट्राइबल्स हैं कुकीज, उन्होंने अपना तकरीबन मजहब 90% शायद उसमें से क्रिश्चियंस बन गए हैं, और मैतीस वो हिंदू हैं जो वैली में रहते हैं। तो जो कुकीज हैं हिल्स में, तो थोड़ा सा इलाका ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन और ज़्यादा आबादी मैतीस की है प्लेन्स में, वैली में। तो उन्होंने वो एसटी का शेड्यूल्ड ट्राइब का जो रिजर्वेशन बेनिफिट था गवर्नमेंट सर्विस में, एजुकेशन में, वो मैतीस को भी दे दिया। तो ये झगड़े की, नफरत की, हिंसा, हत्या की आग में जो तीली लगाई, वो मणिपुर हाई कोर्ट के जजों ने लगाई। ये ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का और हिंदुओं को लड़वा दिया। मारा मारी चल रही है। अब पता नहीं एक्चुअल तो कितने हुए हैं, 200 से ज़्यादा शायद आदमी मारे जा चुके हैं। क्या ये ऐसे जजों के खिलाफ अबटमेंट, आईपीसी सेक्शन 306 और होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 आईपीसी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट 409 आईपीसी में नहीं मुकदमा चलना चाहिए और इनको नहीं उम्र कैद की सजा दे देनी चाहिए? मैं समझता हूँ होना चाहिए। जज भी सरकारी नौकरी तनख्वाह देते हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, उनके लिए हटाने के लिए हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के इम्पीचमेंट करना होता है। मगर क्रिमिनल ऑफेंस में हत्या और अबटमेंट इन क्राइम 306, होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग इन मर्डर 304, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट 409, इसमें कोई इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट नहीं है। तो ये सेक्शन 52 जो आईपीसी का ऑफिशियल डिस्चार्ज इन ऑफिशियल ड्यूटी, उसमें नहीं आता। इसलिए सीआरपीसी के सेक्शन 197 में किसी की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, होना चाहिए था इसका। तो अब मैं इसी के उसमें मैं चलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अयोध्या के मामले में जो जजमेंट दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, जो रेजिडुअल पावर्स हैं, जो ना कहीं डिफाइंड है ना कहीं मेंशन्ड है, उसके अंदर अपना जजमेंट दिया। आर्टिकल 142 में लिखा उन्होंने अपने जजमेंट में, ये 1065 पेज का जजमेंट है अयोध्या वाला, और उसमें उन्होंने माना ये बात कि जिन्होंने अयोध्या में मस्जिद तोड़ी वो क्रिमिनल ऑफेंस है। कहीं ये नहीं लिखा कि इनको प्रोसिक्यूट करो, पनिशमेंट दो। और जो क्रिमिनल्स है, जिनको उन्होंने क्रिमिनल्स कहा है कि क्राइम किया, उनको इनाम दे दिया, क्रिमिनल्स को जमीन दे दी कि वहाँ तुम राम मंदिर बना लो। ये हमारी तो तराजू है इंसाफ की, सुप्रीम कोर्ट में टंगी भी, सब जगह जजेस की चैम्पर्स पर टंगी भी। ये इंसाफ की तराजू का पल्ला किधर झुक रहा है?
ये बैलेंस नहीं है, टोटल अनबैलेंस है। मेरी निगाह में एक तरफे फैसले हैं। उसी की कड़ी में अभी जो संभल में यूपी में चल रहा है दंगा फसाद, तो जब यह अयोध्या का मामला था तो पीवी नरसिम्हा राव बड़े ज्ञानी आदमी थे, प्रधानमंत्री। उनके ज़माने में पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इनेक्ट किया, पास किया, लॉ बन गया। उसमें ये था, मोटे तौर में बता दूंगा आपको, कि जिस रिलीजियस प्लेस का, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च का आज़ादी के 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस है उसको नहीं बदला जाएगा। ठीक है बात भाई, समाज में, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, तो यहाँ के कानून तो तभी से लागू होंगे। उसका स्टेटस जो है आप तभी से नापेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है, पहले कैसे नाप लो? कौन होते हैं आपने अपने वाले, कौन होती है कोर्ट ऑर्डर करने वाली? तो उन्होंने, जजों ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के हमारे महान विभूतियों ने, किस कानून में कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसका सर्वे नहीं किया जा सकता, उसका आंकलन नहीं किया जा सकता। अब आंकलन सर्वे क्या होगा वो कहीं डिफाइंड नहीं किया उन्होंने अपने जजमेंट में। तो ये हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, मस्जिद मंदिर मस्जिद, ये दंगे फसाद कराने का फील्ड ओपन कर दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि भारत के 80-85% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, तकरीबन 60% हाई कोर्ट के जज और 25-30% जज सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्टाचारी हैं। और ये 90% डिस्ट्रिक्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ये कम्युनल माइंडेड है। इनका झुकाव हिंदुओं की तरफ है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 80% हिंदू है, इसलिए 80% जजेस का भी झुकाव हिंदुओं की तरफ है। जो जितने सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लाया सुप्रीम कोर्ट तक जज बने हैं, वो भी शायद मोर देन 80% जो है हिंदू ही बने हैं, इंसान नहीं बने। और जब वो तो कम्युनल माइंडेड है, उनका झुकाव, उनके फैसलों का झुकाव, उनकी तराजू जो है टोटली 80% जो हिंदुओं की तरफ झुकी हुई है, बाकी 20% दूसरों की तरफ झुकी हुई है। तो मुझ जैसा आदमी उस 20% में आता नहीं। और अब मुझे याद है इस मामले में, एक बम्बई में कुछ क्रिमिनल कांड हुआ था, उसमें ये अजमल कसब जो पाकिस्तान का नेशनल था, क्रिमिनल अपील नंबर 1899 और 2011, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मैंने इस अपनी ई किंडल बुक में जिक्र किया है, इसको डिस्कस किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कैसे इंसाफ की सीट पे बैठ कर इंसाफी की है, हिंदुओं की तरफ तराजू का पल्ला झुका दिया, अजमल कसब को फांसी लगा दी, और अपने जजमेंट में खुलेआम ओपनली कहा है कि हम एक इंडियन की आई से इस अपील को देखते हैं। अपील नंबर 1899 और 2011 अजमल कसब की। अब मैंने ये सारा मामला पढ़ा, एग्जामिन किया विद विजिलेंस एंड फोर्सनिक एंगल से, तो मैंने देखा कि गैर इंसाफ हुआ है। और इसलिए मैंने एच.एस. कपाड़िया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे उस टाइम, बड़े नामी ग्रामी जज थे, उनको लेटर लिखा, लेटर पिटीशन दी कि जो अजमल कसब का जो हाई कोर्ट से उसकी फांसी की सज़ा कन्फर्म हो गया आया आपके पास केस, आप जो
इसको देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हाई कोर्ट का जजमेंट गलत था ठीक था, मैं ये भी नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ठीक था या गलत था, तो मुझे ये दिखाई देता कि इंसानियत की बात नहीं हुई इस जजमेंट में। जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज, ये 2 जजेस की बेंच थी, उसमें एक मुस्लिम थे, एक हिंदू थे, वो कहते कि हमें एक इंडियन की आई से देखते हैं। जी नहीं, आप जस्टिस की आंखों से देखोगे, आप इंडियन और पाकिस्तान की आई से नहीं देखोगे, आप हिंदू और मुसलमान की आई नहीं है आपकी, आप अंधे हैं, आपकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है, आप इंसाफ की निगाह से देखोगे और इंसानियत की निगाह से देखोगे। तो मैंने अपने लेटर में ब्रीफली लिखा था कि जो ये महाराष्ट्र पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है इनकम्प्लीट है, एक तरफा इन्वेस्टिगेशन है। इस हत्याकांड में जो मुसलमान थे उनको, वो बाकी तो मर गए, पुलिस ने मार दिए। एक जो जिंदा पकड़ा था अजमल कसब, उसको आप फांसी लगा रहे हैं, मगर जो हिंदू इसमें इन्वॉल्व थे, अबटमेंट और सेक्शन 306 आईपीसी 104 होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, दोनों में 10-10 साल की जेल की सजा है। तो जो हिंदू उसके गुनाहगार थे उनके खिलाफ तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ। जो ये टीवी चैनल, मैं टीवी में अमूमन देखता नहीं हूँ, कभी न्यूज़ देख ली। मैं दिल्ली में था, मेरे बेटे ने फ़ोन किया, पापा क्या कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ भाई, अपनी किताबें लिख रहा हूँ। तो उसने कहा कि टीवी खोलो, मैंने देखा, रात को 1 बजे तक टीवी देखता रहा। ये सारे टीवी चैनल लाइव दिखा रहे थे। तो जो आर्मी के कमांडो लेड बाई यूनिकृष्णन, मेजर यूनिकृष्णन इन ताज होटल, और जो कबाड हाउस पे जो 2 नेवी के कमांडो थे, लाइव टीवी पे दिखाया और उन्होंने हत्या की। तो ना ये लाइव दिखाते टीवी पे, ना उनकी हत्या होती। तो इसलिए अबटमेंट 306 और 403 304 में ये आ गए। और क्योंकि ये इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो जो मैंने लेटर में लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कपाड़िया साहब को, उन्होंने मेरा वो सारा लेटर जो था उस बेंच को, जो 2 जजेस की बेंच हियरिंग कर रही थी, उसको भेज दिया। तो जो मैंने लिखा था वो सबका सब उन्होंने अपने जजमेंट में डाल दिया और गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे दी। तो जो सेक्शन 103 173 सबसेक्शन 8 है ऑफ सीआरपीसी, उसमें सुप्रीम कोर्ट को जजेस को ऑर्डर करना चाहिए था फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। जब जजमेंट इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन छोड़ना चाहिए था ना। इंसाफ तो यही डिमांड करता है। मगर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी 173 सबसेक्शन 8 का सीआरपीसी का इस्तेमाल नहीं किया, अपने जजमेंट में मेंशन नहीं किया, सिंपली उसको भेज दिया गवर्नमेंट को, लगा दो फांसी, लगा दो फांसी। क्या इंसाफ तो नहीं हुआ? तो राजू का तो बैलेंस नहीं मेंटेन हुआ। तो मैंने कई अपने साथियों से कहा, मैं बंगलौर आ गया था कि भैया तुम्हारा मुस्लिम भाई है, पटिशन लगाओ। उन्होंने 2-4 नेताओं को कॉन्टेक्ट किया, कहते अग्रवाल साहब कोई नहीं लगाएगा, ये मुस्लिम तो बड़े बुज़दिल है, वो मैं क्या खा जाएंगे तुम्हें। कहता है ये आप तो हिंदुओं को एक की जगह 10 बातें कहो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी की हिम्मत नहीं, आप तो साबित कर दो कि तुम हिंदू है ही नहीं। आप तो ना किसी को हिंदू मानते हो ना मुसलमान मानते हो। क्योंकि मैंने ऋग्वेद भी पढ़ा है, महाभारत भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, बहुत, मैं सारे ग्रंथ पढ़े हुए, कुरान भी पढ़ी है 2 दफे, जो मुझे सऊदी अरब के बादशाह अजीज साहब ने मुझे गिफ्ट में भिजवाई थी। ये तो सारे नकली मुसलमान हैं, सारे नकली हिंदू हैं। तो अब ये संभल में दंगा करा दिया इन जजों ने।
तो आजकल जजों का जो ये कम्युनली माइंडेड है, हिंदूवादी, हिंदू परस्त है, ये इंसानियत के अभी संभल में यूपी में दंगा करा दिया, पुलिस ने 5 आदमी को गोली मार दी, जबकि उनका सर्वे आर्कियोलॉजी सर्वे वाले एक दफा कर चुके हैं, बुधवार भेज दिया जिससे कि दंगा हो जाए और पुलिस को गोली मारने का मौका मिल जाए। तो संभल में दंगा हो गया, अभी 5 आदमी को गोली मार दी पुलिस ने। तो स्टेट और जुडिशरी दोनों मिलके, डबल इंजन की सरकार, वो अपने पावर का इस्तेमाल इंसानियत की हत्या में कर रही है, लोग बाबू को गोली मार रही है। और मणिपुर में तो ये हालत हुआ है कि 200 आदमी, तो पता नहीं अब कितने मर रहे हैं एक्चुअली, तो शायद 200 से ज़्यादा हुए हुए। अब वहाँ पे आर्मी भेज दी, आसपा लगा दिया, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1956। उसके अंदर ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं जितने टाइम किसी भी स्टेट में या किसी भी इलाके में, डिस्ट्रिक्ट में एसपा लगा हुआ होता है। तो वो जिसको चाहो उसको गोली मार दें, आर्मी वाले, पुलिस वाले, जिसको चाहे उसका बलात्कार कर दे औरत का, उनको सबको मुक्ति है, कोई प्रोहिबिशन होगा अंडर स्पेशल ये स्पेशल एक्ट है, स्पेशल पावर एक्ट 1956 है। बहुत से स्पेशल पावर एक्ट इनेक्ट हैं हिंदुस्तान में लॉ। तो मानवता की हत्या हो गई, ह्यूमन राइट्स की हत्या हो गई, फंडामेंटल राइट्स की हत्या हो गई। तो हम जो आज कॉन्स्टिट्यूशन डे 75 सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका क्या हाल है? मगर जो मैंने कल भी कहा था कि सिटीजन इज सुप्रीम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अडॉप्ट किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। तो वी आर द सुप्रीम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये तीनों इसके पिल्ले हैं। तो इसलिए जब सारी रेजुअल पावर सिटीजन के पास है, वोटर के पास है, जो कि अब वोट के थ्रू इस्तेमाल करता है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके हाथ में तो बहुत बड़ी तोप है सिटीजन के, एक वोटर के। जब इलेक्शन का टाइम आता है, वो जिसको चाहे उसको वोट दे। बेशक उसमें बेईमानी होती है वोटिंग। पहले तो मैंने 2004 तक मैं भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहा था। 2004 के इलेक्शन में मैं सेक्टर ऑफिसर था। मेरे अंडर में 3 पोलिंग बूथ थे। बहुत मेहनत की, सुबह 3 बजे से रात के 12 बजे तक अगले दिन गया। बड़ा मुश्किल था, बहुत सख्त ड्यूटी थी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तो फिर मैं उससे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा, वो तो आसान ड्यूटी होती थी। पोलिंग ऑफिसर भी रहा, काउंटिंग सुपरवाइजर भी रहा। 1971 से लगा के 2004 तक सरकारी नौकरी में बहुत इलेक्शन ड्यूटी देखी। बहुत से देवताओं से मुलाकात हुई। MP भी मेरे दोस्त थे दिल्ली में, MLA भी मेरे दोस्त थे। ये म्यूनसिपल बॉडी कॉर्पोरेशन वगैरह की तो हिम्मत नहीं थी मेरे पास आने की। सरकारी नौकरी हमें पता है हमारी पावर क्या होती है। हम परमानेंट सरकार के अफसर थे। चीफ मिनिस्टर तो कैजुअल है, डेली वेज एम्प्लॉय। और मिनिस्टर, उनकी हमारे सामने क्या औकात है? कुछ नहीं। ईमानदार अफसर के साथ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर सकती, चाहे नरेंद्र मोदी हो प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी हो चीफ मिनिस्टर, नहीं कर सकता। क्योंकि वो अपनी मनमानी करेगा अफसर। ये उसका कुछ नहीं कर सकते, वो ट्रांसफर कर सकते हैं, करवा दे, वो भी इनके हाथ में नहीं है। तो उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट उससे कह के उसको ट्रांसफर कराएंगे। वो भी उसके डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अप्रूव करेगा तो ही होगा, नहीं तो वो भी ट्रांसफर भी नहीं करवा सकते, उसको हिला नहीं सकते उसकी सीट से। तो बहुत ड्रामे दे के 33-34 साल की अपनी नौकरी में।
मेरे बाबा ने भी सरकारी नौकरी की थी। 1914 से लगा के 2045 में रिटायर हुए थे। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की 1 क्लास की जूरी के मेंबर भी रहे थे रिटायरमेंट के बाद। मेरे फादर ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की। उसके बाद में 3 जनरेशन में सरकार चलाई है 100 साल। हमें पता सरकार क्या होती है। ये तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो आज आकर कर नहीं है। क्या औकात है हमारे सामने? कुछ नहीं है। तो मगर अब मैं बात कर रहा था कि एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, सोवरेन, जो अपनी वोट के द्वारा पॉलिटिकल अथॉरिटी इन इलेक्टेड आदमी को देता है और ये उसको महसूस करते हैं। मगर वो भी बहुत चालाक है, बुद्धिमान है। भाई रोटी तो उसको भी चाहिए ना खाने के लिए, रहने के लिए छोटा मोटा मकान भी चाहिए। हालांकि सब जानते हैं इन कपड़ों के नीचे हम नंगे हैं, उसको पता मैं भी नंगा हूँ, उसके बाद भी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए कपड़े तो पहनने पड़ते हैं ना। उसे नंगा कैसे घूम सकता है? तो अब उसको पता है कि जब ये पिछले 200 साल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, रेलवे इंजन का इन्वेंशन हुआ, वहाँ से चल के फिर इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हो गया, इलेक्ट्रिक पावर आ गई, मोटर और जनरेटर, ट्रांसफार्मर्स, ये सब बन गया। उसके बाद रोबोटिक्स आ गई, रोबोट्स। तो इन और फिर कंप्यूटर भी आगे, रोबोट, ये कंप्यूटर भी एक किस्म का रोबोट ही है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, मशीन लर्निंग आ गई। तो जो मैन पावर थी वो मशीन पावर ने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जब ये मशीन पावर आ गई तो रोजगार कहाँ मिलेगा उसको? खेती में कितने आदमी कब जाएंगे? वहाँ पे भी बैल जो एनिमल पावर होती थी, ट्रैक्टर आ गए, मशीन्स आ गई। तो मैन पावर एनिमल पावर को मशीन पावर ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब जॉब कहाँ से निकले गए? तो रोटी तो खाने के लिए चाहिए ना, अपने गृहस्थी तो पालनी है भाई। और गृहस्थी को पालने का काम औरतों का, मर्दों का काम कमा के लाना है पैसा। तो फिर अब उसके अंदर उसकी जरूरत थी, बहुत साल इग्नोर होती रही, वादा करके और वादा खिलाफी की सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने। अपनी जेबें भरी उन्होंने, अपनी तिजोरियां भरी। प्लेटफार्म पर चने मुरमुरे खा के सोने वाला फुटपाथ पे आदमी करोड़पति बन गया। जो पॉलिटिक्स व्यापार बन गया। बाहर में जाए पॉलिटिक्स, बाहर में जाए लेजिस्लेशन, बाहर में जाए जुडिशरी। जनता को तो एक्सपोर्टर को अपने रोटी से मतलब है ना, वो उसको मिल जाए खुश है, उसकी तसल्ली है, मुक्ति है। जब हमें हमारे दिल को तसल्ली हो जाए तो हमें मुक्ति मिल गई, हमें और क्या चाहिए? निर्वाण हो गया। तो क्या हुआ उसके लिए? एक नया दिया जला, इस बिजली की चमचमाती मर्करी लाइट्स के बीच में, एलईडी लाइट्स के बीच में एक छोटा सा दिया जला। और उस दिए का जला, उसका नाम 2014 में उसका नाम था अरविंद केजरीवाल। अभी जिंदा है, नाम तो आज भी उसका वही है क्योंकि जिंदा है अभी। उसने कहा कि भाई ये मंत्री संतरी हमारे वोट से बनते हैं, इनकी अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, अनलिमिटेड पानी का कंजम्पशन फ्री, मकान फ्री, ऑफिस फ्री, पेट्रोल फ्री, इनको सबको मुफ्त में लाया। तो कुछ जनता को भी तो थोड़ा सा मुफ्त में दे दो। अरे तुमने हलवा खा लिया थाली भर के, उसको तो एक चुटकी नमक ही दे दो। तो उसने कहा भाई 300 यूनिट बिजली फ्री सबको, यूनिवर्सल। जब सबको वोट डालने का राइट है, ऐसी सबको बिजली फ्री। 2000 यूनिट लीटर पानी मुफ्त हर महीने।
सबको अच्छे स्कूल में शिक्षा फ्री, सबको हेल्थ फ्री और करप्शन फ्री, भ्रष्टाचार फ्री, सरकारी सेवाएं सब जनता के लिए हाजिर। बहुत बड़ी बात थी। तो जब वो आंदोलन कर रहे थे लोकपाल बिल के लिए, तो उनका भी आप सबको चोर बता रहे, आप खुद को नहीं पॉलिटिक्स में आए थे। उन्होंने सोचा भाई ठीक है तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप आज चैलेंज चले एक्सेप्ट कर लिया, अपनी आम आदमी पार्टी बना ली, पहले इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर बन गए। क्योंकि उनकी पूरी मेजोरिटी नहीं थी तो कांग्रेस पार्टी साथ में थी, जिसको पहले चोर बता रहे थे। तो चोर की भी कभी कभी मदद लेनी पड़ती है ना, लेनी मदद। पहला काम किया कि उन्होंने वीरप्पा मोइली जो होते हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी की सरकार में, वो कर्नाटका से थे, यहाँ चीफ मिनिस्टर रह चुके थे कर्नाटका को। और मुकेश अंबानी RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और पेट्रोलियम सेक्रेटरी और डायरेक्टर ये क्या बोलते हैं हाइड्रोग्राफी, उसके FIR रजिस्टर करा दी दिल्ली के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने, FIR रजिस्टर हो गई। ये है जनता के वोट की पावर। अब मुकेश अंबानी जी पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट में कि जी FIR पेश कीजिए आप, तो कोई मतलब नहीं है। तो हाई कोर्ट ने क्वेश्चन की, वीरप्पा मोइली साहब, मिनिस्टर साहब, यूनियन मिनिस्टर, सेक्रेटरी सब एक दो मुंह देखा कि ये एक्शन ले, किसी ने नहीं लिया। वो आज भी पेंडिंग हो, एक इधर FIR रजिस्टर हुई ना, हमेशा के लिए हो गई। उसको जब चाहे सेक्शन 173 सब्सेक्शन 8 में उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट में पिटीशन लगा दो, जो एंटी करप्शन की कोर्ट डील कर रही है दिल्ली के अंदर। क्या मैं तो 80 साल का बुढ़ा हो गया, थोड़ा सा जवान होता तो मैं ही लगाई जाता एप्लीकेशन लॉ का, तो मुझे पता है। एक दफ़ा ने CBI के खिलाफ लगा दी थी एप्लीकेशन, ये हमने एंटी करप्शन में भी कंप्लेंट कर दी और CBI में भी कर दी और कुत्तों से लड़ा दिया, CBI की कोर्ट में चला गया। एक MLA से मैंने दस्तखत रहे थे कंप्लेंट हो, मैं नहीं करता हूँ काम, मैं तो शुद्ध आदमी हूँ, शाकाहारी। तो पॉलिटिक्स में भी वो 2 MLA के आपस में 2 ग्रुप थे, बीजेपी में लड़ाई लगवा दी कुत्ते से। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का था साहब सिंह चौहान, उसने वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का था, दोनों RSS के आदमी थे बीजेपी के। तो बीजेपी की मीटिंग में नरेश गौड़ दूसरा आदमी, नरेश गौड़ जो मेरा चेला था MLA, 2 दफ़े MLA रहा, उसने उनको थप्पड़ मार दिया मीटिंग में। ये तो हत्या कर देते हैं, थप्पड़ तो बहुत छोटी बात है। कल मैंने आपको लिस्ट गिनवाई थी जो इन्होंने अपने आदमी की हत्या की है। RSS बीजेपी, दोनों RSS के बीजेपी के आदमी थे, साहब सिंह वर्मा भी, साहब सिंह चौहान भी और नरेश गौड़ भी। और साहब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर मुझे पर्सनली जानते थे, मेरी उनसे भी दोस्ती थी। तो मैंने सबको कुत्ते से लगाया, मजे ही लिया। तो खैर, तो अब उसने कहा कि भाई ये जॉब नहीं है भाई, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। अभी 2024 के इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा था, जो रिजर्व कैटेगरी है उनको भी जॉब नहीं मिल रहा। जब जॉब नहीं मिल रहा तो खेती में कितने आदमी आएंगे? आबादी 142 करोड़, नहीं हो सकता, काम नहीं चलता। तो उसने कहा भैया ये तुम्हारा वादा अपनी जेब में रखो, तुम ना वादा, तुम्हारा वादा तुम्हें वापस मार रखो, मुझे तो नगद नारायण दे दो, जो मेरी जेब में आ गया वही फैक्ट है, बाकी तो सब फिक्शन है। तो अब जो है 2024 के इलेक्शन में, उससे पहले किसान सम्मान निधि मुझे 6,000 रुपये साल के 2,000 रुपये 3 किस्तों में हर चौथे में दे दिए। अब आज को अब ये पॉसिबल हो गया ना, ये आधार कार्ड के बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दो उसे बैंक अकाउंट में। वहाँ से कंपटीशन चालू हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा 6,000, वो उसको ये पटनायक था, नवीन पटनायक, इसने कहा मैं 10,000 रुपये दूंगा किसान निधि में।
मकान उससे जो था, इंदिरा आवास योजना चालू हुई थी 1975 से। अब उसका नाम मोदी ने आकर उसका एक इंदिरा आवास योजना था, उसको इंदिरा तो छिड़ था ना उसे, उसका पीएम जो निवास योजना कर दी, पीएम विकास आवास योजना। नाम बदलते का, वो कुत्ते का नाम टॉमी रख दो कि जूली लिख दो, कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। मुझे मकान दो, मकान तो वही है ना। वो औरतों के नाम पर रजिस्टर कराओ कि कभी आदमी बेच के शराब पी जाए, झंझट ये भी तो है ना। तो खैर अब वो एक तो वो स्कीम चल रही है, तो पहले चल रही थी ये लैंडलेस को जो है, जिनको मकान नहीं है उनको ज़मीन भी दे दो भाई। वो तो स्कीम ख़त्म हो गई, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती थी ये 10 बार है। मैंने भी इनको 72 से 76 तक डील किया था, 1972 से 76, जब सरकार में नौकरी में था। तो एक तो रहने के लिए मकान मिल गया, सिर पर छत आ गई, उसमें बालों वाला गंजा दोनों रह सकते हैं, मियाँ भी रह सकती है, बीबी भी रह सकती है, बच्चे भी रह सकते हैं। उसके सामने भैंस भी बांध सकते हो, अपने मकान के सामने। सुविधा हो गई, अच्छा हो गया। अब नगद उन्होंने का भी ऐसा है कि अब ये तो हो गया, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, तो उनका जो पढ़े लिखे हैं उसको जो 10वीं क्लास पास है उसको कुछ पैसा दे दो, कहीं का 1000 दे दो महीने का, 2-3 साल तक, जब तक को नौकरी मिले। जो ग्रेजुएट है, जो 12th है उसको 1000 दे दो, जो ग्रेजुएट है उसको 3000 दे दो, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, डिप्लोमा, उसको 5000 रुपये दे दो। अच्छी बात है, दे दो भाई, नौकरी ढूंढ रहा है, उनको पैसे मिल गए तो नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। फिर उनका भी अब औरतों को, अभी झारखंड के इलेक्शन में 2024 में ही मैया सम्मान योजना, उसने कहा 1000 रुपये महीना देंगे हर औरत को बीपीएल की। बीजेपी वालों ने कहा हम 1500 रुपये देंगे, उसने कहा मैं 2500 रुपये दूंगा, आओ मैदान। बिडिंग चालू हो गई। माँ को तो जो ज़्यादा, माँ का जो ज़्यादा सम्मान करेगा, माँ उसी के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखेगी ना। तो 2500 रुपये महीना हो गया, माँ खुश, माँ को मिल गया पैसे तो उसके बच्चे भी खुश। अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में हुआ, वहाँ पे भी अब 3000 रुपये महीना औरतों को मिलेंगे। तो उन्होंने कहा भाई मैं चक्कर नहीं है, रोजगार मैं क्यों नौकरी करूँ, सारी नौकरी होती, ये मशीनें खा गई। मैन पावर को मशीन पावर ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एनिमल पावर को मशीन पावर ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मुझे नौकरी तुम दे ही नहीं सकते, कोई भी पार्टी हो, सब वादे हैं तुम्हारे वादे झूठे हैं, डब्बाजी, बकवास, भगा दिया उसको। भैया जो देना पहले दे दो, नगद नारायण, आज नगद कल उधार का वो चक्कर नहीं, कोई वादा नहीं। तो सबको पैसे मिलने लगे, वोटर ने अपनी पावर दिखा दी, तो वो हो गया। तो एक बड़ा अच्छा काम हो गया। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 38 है, उसमें ये सरकार गवर्नमेंट विल, स्टेट विल स्ट्राइव टू ब्रिंग इक्वलिटी बिटवीन द सिटीजन्स, फाइनेंशियल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, सबको वोट का अधिकार है, किसी भी जात का, किसी धर्म का हो। तो जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में था, सिविल वॉर की अब्राहम लिंकन के ज़माने में, फ्रेंच रेवोल्यूशन फेडरलिटी, भाईचारा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का सिविल वॉर रेवोल्यूशन इक्वलिटी, और रशियन रिवॉल्यूशन 1917 का सोशलिज्म, सबका भला तो अंत भला। तो ये हुआ 38 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का आर्टिकल 38, कि भाई गवर्नमेंट विल स्ट्राइव, कोशिश करेगी, ला पाती है, नहीं ला पाती, वो कितना टाइम लेती है इक्वलिटी लाने में, फाइनेंशियल, सोशल इक्वलिटी, सोशल तो हो जाएगी, मनी राम भी तो चाहिए इक्वलिटी के लिए, नौकरी मिलनी नहीं,
जॉब ख़त्म हो गए, मशीनें आ गई, मशीन तो किसी को छोड़नी नहीं देती, उंगली आ गई मशीन भी तो उंगली टूट जाएगी, क्रश हो जाएगी, तो भैया पैसे दे दो। तो सोशल सिक्योरिटी में अब ये पैसे मिलने शुरू हो गए, नगद मकान मिल गया, नगद पैसे। भाई नौकरी का क्या, जाके तो शाम तक धक्के खाऊं मैं, अपनी हड्डियाँ पेलूँ, मुझे तो घर बैठे तो पैसे दे दो, मुझे तो 2 टाइम की रोटी चाहिए ना पेट पालने के लिए, वो पापी पेट में पड़ जाएगा 2 टाइम की रोटी में। अगर जो बाकी किसी की जरूरत पड़ेगी तो देख लूंगा, उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। इसरान तो फितरती चीज़ होती है। तो ये आर्टिकल 31 है, ये जो 80 करोड़ आदमी को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, ये जो महिला सम्मान, मैया सम्मान, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार यूथों को जो सब कुछ पैसा दे रहे, तो ये आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, जो कि इट इज मैंडेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसी पे एहसान नहीं कर रहे पैसे देकर, इनकी ड्यूटी ये पैसे दे, जो खाली बैठे हुए आदमी वो, कि खाली तो मैं भी सारे दिन बैठा रहता हूँ, अब किताबें लिखने में लगा रहता हूँ। आजकल ये वीडियो की भी बीमारी लग गई है मुझे। तो खैर चलो जो है। तो मैंने बताया कि हमारी जुडिशरी, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव तीनों फेल हो गए। अब उसके सामने जो उसका सुप्रीम है, उनका ग्रैंड फादर तीनों का, सिटीजन वोटर, वी दी पीपल, वो सक्सेसफुल हुआ है, वो कामयाब है, बाकी कोई कामयाब नहीं, बाकी सब फेल। विस्मुत्र के घर में चले गए, बाहर में चले गए सब। अब ये आते सुप्रीम कोर्ट में कि जी ईवीएम मशीन में गड़बड़ हो गई, ये अरे सुप्रीम कोर्ट वाले गए थे, तुमने जो जीत गए तो ठीक है, हार गए तो मशीन में गड़बड़ हो गई, हो भी गई तो क्या मुसीबत हो गई, अगली दफा फिर चुनाव लड़ लेना। ये तो 5 साल बाद आते हैं, उसके ये ना आपके इलेक्शन हो गए तो ना तो कोई इनके सुप्रीम कोर्ट वाले सुनने वाले हैं, उन्हें पता है सब झगड़ालू में छोड़ रहे हैं, इनकी क्या सुन। और सुप्रीम कोर्ट यूजर को पता है कि हम भी छोड़ रहे हैं, हम भी भ्रष्ट भी और कमदल भी है, दोनों ही हैं। एग्जीक्यूटिव तो गुलाम है कि रजिस्ट्रेशन को सुप्रीम 2 पार्टों के बीच में चक्की में पिछड़ा है, एग्जीक्यूटिव तो बेचारा क्या कर रहे सरकारी अफसर। भैया मैं नौकरी बिता लेता हूँ अपनी जैसे तैसे, तनख्वाह मुझे मिल रही है, उसके बाद अब तो सरकार पेंशन बंद हो गई है हमारे। अब तो हमें जब तक जिंदा पेंशन मिलते हैं, तो ये बड़ा गलत काम कर दिया पेंशन ना देने का। जैसे हमारी शिक्षण तो पेंशन ऐसी होनी चाहिए। तो खैर जो है तो है। अब तो मैं आज फिर एक बार आपको सत्यमेव जयते, नमस्कार, धन्यवाद।